डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं एयर पॉल्यूशन, जिसको हम वायु प्रदूषण भी कहते हैं। इसके लिए हमने 6 पॉइंट रखा हुआ है समझने के लिए। पहला है परिभाषा, दूसरा है वायु प्रदूषण के स्रोत, तीसरा है वायु प्रदूषकों के प्रकार, चौथा है स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय प्रभाव, पांचवा समन एवं नियंत्रण और छठवा सारांश। तो आगे की स्लाइड में हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनीशन, परिभाषा। वायु प्रदूषण से तात्पर्य पृथ्वी के वायुमंडल में हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति से है, जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय जोखिम पैदा कर सकते हैं। यह एक जटिल और व्यापक मुद्दा है जो लोगों की भलाई, पारिस्थितिक तंत्र और जीवन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधि दोनों कारण हो सकता है, लेकिन हाल के दिनों में मानव प्रेरित प्रदूषण अपने व्यापक प्रभाव के कारण एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है। वायु प्रदूषकों के स्रोत, तो यहाँ पर हमने 7 पॉइंट रखा है। पहला परिवहन। परिवहन से विभिन्न प्रकार के प्रदूषक गैसेस वातावरण में निकलती है, जिसको हम जानते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और अन्य कण पदार्थ, जो कि वायुमंडल में छोड़े जाते हैं विभिन्न परिवहन के द्वारा। औद्योगिक गतिविधियां, बहुत सारी फैक्ट्रियां और औद्योगिक प्रक्रियाएं तरह तरह के विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषक वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिसके कारण खराब वायु गुणवत्ता उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है बिजली उत्पादन। बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। कृषि, जिसमें कि बहुत सारे कीटनाशक, अन्य पदार्थों का उपयोग करने से हवा में अमोनिया, और पशुपालन करने से वायुमंडल में मीथेन का उत्सर्जन होता है। पांचवा आवासीय हीटिंग और खाना पकाना। बायोमास का दहन होता है खाना पकाने के लिए, और जिसके कारण ईंधन जलाने से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं और वातावरण में गर्मी भी बढ़ती है। तो जहाँ भी हीटिंग का काम हो रहा है, उससे वातावरण में गर्मी बढ़ने से तरह तरह की और भी वायु प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। अपशिष्ट का प्रबंधन। यदि अपशिष्ट जो है खुले में जला दें और लैंडफिल के लिए उनको कहीं छोड़ दें, तो वह विभिन्न प्रकार की गैसेस उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी कचरे के पास विभिन्न प्रकार की गैसें हमें बदबू आती है, और यही वायुमंडल को खराब करते हैं। और 7वां पॉइंट है प्राकृतिक स्रोत। ज्वालामुखी के विस्फोट होने से, जंगल में आग लगने से, धूल भरी आंधी आने से विभिन्न प्रकार के प्रदूषक वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। इस स्लाइड में देखते हैं हम वायु प्रदूषकों के प्रकार। वायु प्रदूषकों के प्रकार, जैसे हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, जिनके साइज अलग अलग होने के कारण उनको हम वायुमंडल में हम इन्हें प्रदूषक के रूप में जानते हैं, और ये वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो इनके साइज के आधार पर हमने PM 2.5 और PM 10 करके दो प्रकार से उनको हम जानते हैं। ग्राउंड लेवल पर ओजोन का होना स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है, अतः यह भी एक प्रदूषक हो जाता है। जबकि यही ओजोन लेयर पर रहने पर, स्ट्रेटोस्फीयर के स्तर पर रहने पर ये हमें अल्ट्रावायलेट से बचाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये एक प्रदूषक के रूप में माना जाता है। तो दूसरा, इसके अलावा है नाइट्रोजन की ऑक्साइड। विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं, NO, NO2 आदि जो हैं, ये जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये भी वायु प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। N2O, ये भी एक वायु प्रदूषक है। तो इस तरह से बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमें प्रदूषक के रूप में दिखाई देते हैं।
इसके बाद सल्फर के ऑक्साइड विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधन जलाने से सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो कि वातावरण में हानिकारक प्रभाव डालते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ईंधन के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है जो श्वसन संबंधी प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। इसके अलावा वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, यह वाहनों और औद्योगिक प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं और वायुमंडल में प्रतिक्रिया करके जमीनी स्तर पर ओजोन बनाने का कार्य करते हैं और धुंध आदि बनाने में इनका योगदान होता है। स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव को देखते हैं। श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, हृदय संबंधी बीमारी हो जाती है, यहाँ तक मृत्यु भी हो सकती है। लंबे समय तक रहने पर फेफड़ों के कैंसर जैसी भी स्थिति बन सकती है। पर्यावरण क्षति में कृषि की उपज में कमी हो जा सकती है, वन की क्षति हो सकती है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में डिस्टर्बेंस हो सकता है, व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। और थर्ड देखते हैं जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस गैसेस जब उत्पन्न हो जाती है या ज़्यादा हो रही हैं तब ग्लोबल वार्मिंग हमें दिखाई दे रही है, जलवायु परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जिससे कि बहुत सारे पर्यावरणीय व्यवधान उत्पन्न होते हैं और सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। आइए देखते हैं समान और नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। सामान्य नियंत्रण के लिए हमने जो पॉइंट्स रखे हैं उसमें पहला है विनियम जो है वो सरकारें जो है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समझौते होते हैं उसके तहत वायु गुणवत्ता मानकों के लिए नियम बनाए जाते हैं, जिसको लागू करने से समन किया जा सकता है, कम किया जा सकता है विभिन्न एयर पॉल्यूशंस को। वैकल्पिक ऊर्जा का यदि हम ऊर्जा स्रोत का उपयोग हम करेंगे तो हम स्वच्छ वातावरण बनाने में बहुत सहायक होंगे, क्योंकि नवीनीकरण ऊर्जा कोई भी प्रदूषक उत्पन्न नहीं करता, जैसे कि सौर, पवन ऊर्जा, पन बिजली। तो इससे वायु प्रदूषण कम होना शुरू हो जाएगा। तकनीकी सुधार, हम एडवांसमेंट करते जाएं, नित नए रिसर्च करते हुए ऐसी चीज़ों को ईजाद कर ले जिससे कि प्रदूषण कम होना शुरू हो जाए। सार्वजनिक जागरूकता, शिक्षित करने और स्वच्छ प्रथाओं को अपनाने से भी वायु प्रदूषण कम हो सकता है। ध्यान रखने से कि जिन चीज़ों से प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उनको ना करें। शहरी नियोजन, कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली यदि होगी और ग्रीनरी हम बना के रखेंगे हर तरफ, यातायात जो है वो भीड़ वाला जो शहर है उसके लिए ऐसी डिज़ाइन करें जिससे भीड़ भाड़ ना हो और यातायात प्रभावित ना हो, तो भी हम वायु प्रदूषण को रोक सकेंगे। अपशिष्ट का सॉलिड का मैनेजमेंट अच्छे से यदि करेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम अच्छे करेंगे तो इससे हम वायु प्रदूषण को कम करने में कहीं ना कहीं अधिक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। अब देखते हैं सार कि एक गंभीर वैश्विक मुद्दा है और विभिन्न प्रकार के सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे कि वायु प्रदूषण से निपटा जा सकता है या धीरे धीरे उसे कम करके पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य और सभी जीवधारियों के लिए उचित पर्यावरण बनाने में सहयोग हो सकता है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उचित योजना बनाना बहुत आवश्यक है, जिससे सभी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी पर्यावरण की सुरक्षा हो सकेगी।